दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों कुछ दिनों पहले JKSSB द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्ट जो थी वो रिलीज़ करी जाती हैं और जिसमें उर्दू सब्जेक्ट को मैंडेटरी रखा जाता है, कंपलसरी रखा जाता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जैसे ये नोटिफिकेशन आउट होती है और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उर्दू अब एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो उन स्टूडेंट्स में जो उर्दू नोइंग नहीं है या फिर मेनली जो जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उर्दू जो है उस स्कूल्स में उतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता और उतना इंपॉर्टेंस दी भी नहीं जाती है। उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे फिर एक्स की बात करें या फिर ग्राउंड की बात करें, हमें एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। इस नाराज़गी को जताते हुए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ट्वीट भी किया और ये बात कुछ इस कदर आगे बढ़ी कि हमारे जो LOP हैं श्री सुनील शर्मा जी, वो शर्मा जी के साथ हमारे ऑनरेबल गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के पास पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे इस बात को एम्फेसाइज किया कि ये चीज़ जो उर्दू सब्जेक्ट है इसको इस एग्ज़ाम से रिमूव करना चाहिए। अब जैसे ही ये बात आगे बढ़ती है, ट्विटर पे जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हैं, चाहे फिर हम PDP के वाहिद पर्रा जी की बात करें, वो कहते हैं कि भाई साहब ये उर्दू के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, यहाँ के कल्चरल लेगेसी के ऊपर एक प्रहार है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कई सालों तक रही, 130 सालों तक रही, उसके ऊपर एक प्रहार है, यहाँ की कल्चरल लेगेसी को मिटाने की एक सोची समझी साजिश है। ये उनके इल्ज़ाम लगे और उन्होंने काफ़ी एक लंबा ट्वीट भी लिखा एक्स प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों इसके बाद एक हिस्टोरिकल डिबेट जो है वो छिड़ गया। इस चीज़ को जब मैंने भी जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो 130 ईयर्स पहले, जैसे वाहिद पर्रा ने कहा कि ये उर्दू लैंग्वेज जो थी वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी और एक कंसेंसस से बनाई गई थी, यानी कि यहाँ के जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने यहाँ इस चीज़ को, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। बल्कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें और फैक्ट्स की तरफ जाएं तो सच्चाई इसकी बिल्कुल विपरीत है। जो यहाँ पे हालात थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि जो यहाँ के महाराजाज थे उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिल रहा था। उनकी पावर्स कर्टेल कर दी गई थी और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स थे, ब्रिटिश रेजिडेंट्स, और इनफैक्ट ब्रिटिश रेजिडेंसी काउंसिल द्वारा ही इस उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पे पुश करा गया था यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि ये एक, यानी कि इससे पहले पर्शियन लैंग्वेज यहाँ की कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी और वो एक कम्युनिकेशन बैरियर बन रही थी उनको यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए, यहाँ पे लिंक्स एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने इस लैंग्वेज उर्दू को एस्टेब्लिश करने के लिए, पुश करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया था और वो सक्सीड भी कर गए थे इसमें। और उन्हीं के, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंसी काउंसिल के ही पुशिंग से, पुशबैक से यहाँ पे ये उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, ना कि डोगरा महाराजाज की कोशिश से या फिर कंसेंसस से, यहाँ के लोगों के कंसेंसस से। अगर हम यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस को देखें दोस्तों तो यहाँ पे तो कश्मीरी, डोगरी और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस हैं। अब ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, अभी 130 वर्ष यहाँ पे जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, जितने भी ज़मीनों के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उर्दू में ही आपको मिलेंगे। और जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो जितने भी रजिस्टर्स, जितने भी ये रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे सारे उर्दू में। अब ऐसे में कोई भी नायब तहसीलदार बनता है जो उसको इन्हीं सब चीज़ों से डील करना पड़ता है, तो उनको तो उर्दू नोइंग होना फॉर टाइम बिंग इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप उर्दू को एक एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी बना दें। ये उर्दू को दोस्तों, आप जैसे कोई एग्ज़ाम पास करता है NT का, नायब तहसीलदार का, उसके बाद एक अलग से कोर्स रखा जा सकता है, उनको स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको नोइंग बनाया जा सकता है उर्दू में। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है कि बिल्कुल ही उर्दू को पहले ही कंपलसरी बना दिया जाए सब्जेक्ट में, ताकि जितने भी उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स नहीं है वो तो पहले ही सपना ही उनका टूट जाता है, वो तो इस फील्ड में जा ही नहीं सकते, वो कभी नायब तहसीलदार बन नहीं सकते। उनको तो पहले ही एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आप अगर रख देंगे तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। और
नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगे इस चीज़ को लेके कि वो एक सोची समझी साजिश है यहाँ के लोगों को डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे रखने की, उर्दू को कंपलसरी बनाना ताकि खाली कश्मीर के स्टूडेंट्स और खाली उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकें। और आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता है कि उर्दू जो है उर्दू नोइंग स्टूडेंट जो है वो कश्मीर रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जम्मू रीजन में इनकी तादाद काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो उर्दू जानते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उर्दू को इस एग्ज़ाम से रिमूव करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए? जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है तो दोस्तों इस उर्दू सब्जेक्ट को इस एग्ज़ाम से जल्दी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज जो है किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बैरियर का काम नहीं करनी चाहिए। किसी एक तबके के स्टूडेंट्स को, किसी एक सेक्शन के स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे नहीं रखा जाना चाहिए और खाली एक ही रीजन को, एक ही लैंग्वेज नोइंग स्टूडेंट्स को एज नहीं मिलनी चाहिए। एक पैरिटी जो है वो एस्टेब्लिश करी जानी चाहिए, खास करके ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सभी से एक बात ये साझा करना चाहूँगा कि उर्दू को समय के साथ साथ जो है रेवेन्यू की जो ये भाषा है इससे भी बाहर निकालना चाहिए। जितने भी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं इनको कम से कम इंग्लिश या फिर ऐसी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाहिए जो सब के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। आपका क्या सोचना है दोस्तों इस बारे में? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्सेस में, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।